हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने चैप्टर 1 के 2 पार्ट बनाए हैं, वो दोनों मैंने एक दिन में कवर करवा दिए थे। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ और हमारा टारगेट जल्द से जल्द फिनिश हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है 60 डेज चैलेंज। तो आपको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है और मैं डेली इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स डालती रहूँगी और साथ साथ में अकाउंट्स के भी चैप्टर्स डालती रहूँगी एंड बिजनेस के भी डालती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइज, हम शुरुआत करते हैं आर्थिक नियोजन से। आर्थिक नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। हमें प्लानिंग करना है। आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करना है। और ये प्लानिंग कौन करते हैं? ये प्लानिंग करते हैं हमारे लिए एक केंद्रीय अधिकारी, हमारे लिए कि प्लानिंग करते हैं। केंद्रीय अधिकारी नॉर्मल कौन हो सकते हैं? देश के सरकार हो सकते हैं, मंत्रियां हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं जो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी जीडीपी में समृद्धि हो सके। जीडीपी में समृद्धि होगी तभी तो सामाजिक कल्याण होगा। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें नियोजन यानी हमें प्लानिंग करनी है। अर्थव्यवस्था के लिए हमें प्लानिंग करती है और ये प्लानिंग एक केंद्रीय अधिकारी करते हैं ताकि जीडीपी में वृद्धि हो और हम अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सके। ओके गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारे लिए जो आर्थिक नियोजन है, ये जो प्लानिंग है, ये किसकी अध्यक्षता में है, किसके उपस्थिति में ये स्टार्ट की गई थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्टार्ट की गई थी। ओके, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और उद्देश्य वही है। उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं। उद्देश्य वही है कि हमें जीडीपी में क्या करना है? जीडीपी में हमें समृद्धि करनी है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम प्लानिंग करते हैं, क्यों हमारे देश को प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ती है या किसी भी व्यक्ति को किस लिए प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए गाइस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी हुई थी, वो गतिशील अर्थव्यवस्था थी और हमें एक विकास के मार्ग को ढूंढना था। उस विकास के मार्ग को ढूंढने के लिए हमें एक नियोजन की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इस मार्ग को अपनाया। ओके, इसलिए हमने इस टाइप के मार्ग को अपनाया और कोई रीज़न नहीं है। रीज़न यही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन थी। अब हम पढ़ते हैं कि जो नियोजन होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप हमारा ये है निदेशात्मक नियोजन, दूसरा है व्यापक नियोजन। निदेशात्मक नियोजन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो मांग है, यानी कि जितनी हम डिमांड कर रहे हैं और जितनी हम सप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या बना रहे हैं? उन दोनों के बीच में संतुलन बना रहे हैं। ये नहीं कि मांग तुम ज़्यादा करो सप्लाई कम करो, या सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो मांग है ही नहीं। ये दोनों में संतुलन, बैलेंस बना रहना चाहिए। और ये किससे रिलेटेड होता है? इसमें क्या होता है कि ये जो प्लानिंग है, मान लो ये मोदी जी प्लानिंग कर रहे हो तो बीच बीच में राज्य वाले इंटरफेयर नहीं कर सकते। राज्य वाले बीच बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे गुजरात वाले, दिल्ली वाले, राजस्थान वाले बीच बीच में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी निजी क्षेत्र को निर्देश दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना लाभ कमाना है, कितना नहीं कमाना है। हमारा उद्देश्य क्या? व्यक्तिगत लाभ अधिक से अधिक हो और हमारे देश के हित में कोई भी मतलब देश के हित को आँच नहीं आनी चाहिए। यानी हमें ऐसा कार्य करना है कि हमारा तो लाभ अधिक से अधिक हो बट देश के हितों में कोई भी आँच नहीं आना चाहिए। ओके, हमारे जो ये मेन है, ये किस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है? निदेशात्मक नियोजन एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है जिसपे कंट्रोल एक निजी व्यक्ति का होता है या निजी व्यक्ति। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसमें केवल लाभ लाभ लाभ। अब है व्यापक नियोजन। व्यापक नियोजन जो होता है ना, वो हमारे समाजवाद के लिए किया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिसमें दोनों टाइप की अर्थव्यवस्था होती है, यानी निजी भी और सार्वजनिक भी, यानी कि लाभ भी होगा और सामाजिक कल्याण भी होगा। ठीक है, इसमें हम लाभ को भी प्रोत्साहन देंगे और सामाजिक कल्याण को भी प्रोत्साहन देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वही होती है कि जिसमें निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना हमारा उद्देश्य होता है। एंड उत्पादन के साधनों पे, यानी कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, इस पे किसका हक होता है? इस पे निजी उद्यमों का हक होता है। ठीक है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? लाभ। ठीक है, हमारा उद्देश्य जो है वो है हमारा लाभ। लाभ हमें कमाना है।
ठीक है, इसमें कोई सामाजिक कल्याण नहीं है। इसमें सरकार जो इंटरफेयर करेगी, सरकार जो हस्तक्षेप करेगी, वो लिमिटेड एरिया में करेगी कि हाँ हमें देश के लिए कानून बना के रखना है, रख रखाव करना है, और कुछ नहीं कर सकती। उतना ही इनका लिमिट है, उनके अधिकार को हमने लिमिट कर दिया है। ठीक है, मेन फोकस हम किस पे करें? लाभ लाभ लाभ। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के गुण क्या है। इसके गुण ये है कि हम जितना लाभ कमाएंगे हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन इसकी कमियां क्या है? कमियां ये है कि हम केवल लाभ के पीछे पड़ गए हैं, हमारे देश में कोई सामाजिक कल्याण नहीं हो पा रहा है। सामाजिक कल्याण नहीं हो पा रहा है मीन्स कि हम बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, केवल धनी लोग धनी होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो हमारा केवल फोकस किस पे? लाभ पे। ये गलत बात है। ठीक है, हम कोई सामूहिक हित के बारे में नहीं सोच रहे, कोई सामाजिक कल्याण नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी यानी सामाजिक कल्याण के बारे में हम सोच रहे हैं, सामाजिक कल्याण को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम देश के बारे में सोच रहे हैं। इसमें ये अधिकार जो है, ये फैसले जो है, ये फैसले कौन लेता है? सरकारी अधिकारी ये फैसले लेते हैं। इसमें जो उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। पीछे वाले में किसका अधिकार था? निजी व्यक्ति का अधिकार था। इसमें किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। इसमें हम ये बताते हैं कि हम इसको कितने अच्छे से प्रयोग कर सके ताकि हमारा क्या अधिक हो? सामाजिक कल्याण हो। लाभ के बारे में नहीं सोच रहे हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कौन लेता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमारा सरकार लेता है। उसमें व्यक्ति था, इसमें हमारा मेन फोकस हमने किस पे डाला है? सरकार। ठीक है, कि सरकार ही हमारे में ये इंटरफेयर करती रहेगी। इनको हमने लिमिट नहीं कर रखा है, पीछे हमने लिमिट कर रखा था, इनको यहाँ पे कोई लिमिट नहीं कर रखा है। ये जितना चाहे इंटरफेयर कर सकती है। फोकस यही है, सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट है इसके गुण क्या है? वही कि समानता बनी रहेगी, सामाजिक कल्याण होगा उतने ज़्यादा में समानता बनी रहेगी, कोई असमानता नहीं रहेगी। और अवगुण क्या है हमारे में ना? देखो, अगर हम सामाजिक कल्याण के बारे में सोचेंगे, अच्छा पॉइंट है, बट हम इधर ज़्यादा लाभ के बारे में नहीं सोच पा रहे। लाभ के बारे में नहीं सोच पाएंगे तो जीडीपी में वृद्धि होगी नहीं। जीडीपी में वृद्धि नहीं होगा तो देश का विकास क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। ओके, फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप यही समझना जिसमें दोनों टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। दोनों टाइप की अर्थव्यवस्था मीन्स सरकार वाली भी अर्थव्यवस्था होती है और निजी वाली भी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें दोनों मिले हुए होते हैं, दोनों के गुण होते हैं। हमारे पूंजीवाद के भी गुण होते हैं प्लस समाजवाद के भी गुण होते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण होते हैं। तो इसमें दोनों के गुण है, यानी कि हमें लाभ भी कमाने हैं और हमें कल्याण भी करना है। इसमें दोनों टाइप के गुण है, लाभ लाभ भी और कल्याण कल्याण भी। दोनों टाइप का, दोनों क्षेत्र का स्वामित्व होता है, यानी दोनों क्षेत्र का अधिकार होता है। नेक्स्ट, अब इसकी विशेषता है क्या? विशेषता दोनों की होगी, यानी हमें लाभ भी करना है और सामाजिक कल्याण भी करना है। दोनों के, दोनों का अधिकार होता है, निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी यानी व्यक्ति का भी अधिकार होता है, सार्वजनिक यानी सरकार का भी अधिकार होता है। गुण क्या है इसके? गुण ये है, दोनों के गुण आते हैं। कौन से दोनों के गुण आते हैं? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के भी गुण आते हैं और समाजवाद, दोनों के गुण आते हैं। अवगुण में भी दोनों के भी अवगुण आएंगे। अवगुण में ज़्यादातर हमारे जैसे भारत में ज़्यादातर क्या पाई जाती है? भ्रष्टाचारी पाई जाती है। ठीक है, और हम ना बोलते तो है थोड़ा बहुत कि हाँ ज़्यादातर ना मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना हम सरकारी वाले सेक्टर को ना चुन के ना हम निजी वाले को चुनते हैं, निजीकरण को चुनते हैं, यानी सभी चीज़ों को हम निजी में बदलते जा रहे हैं, निजी यानी प्राइवेट में बदलते जा रहे हैं। और लोगों में ना कुशलता उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उतने ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ओके, अब आता है कि जो नियोजन जो होते हैं, हम प्लानिंग जो करते हैं, ये दो टाइप की प्लानिंग होती है। एक प्लानिंग होती है दीर्घकालीन और एक होती है अल्पकालीन। दीर्घकालीन प्लानिंग क्या होती है? जो सामान्य, जो कॉमन है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। कॉमन मतलब ये तो हर देश में होना ही चाहिए कम से कम। और अल्पकालीन यानी एक स्पेसिफिक प्लानिंग मैंने बना रखी है कि स्पेसिफिक, जैसे 5 साल के लिए मैंने प्लानिंग बना रखी है कि 5 साल में मुझे इस प्लान को तो अचीव करना ही करना है। और कॉमन प्लानिंग यानी ये तो होना ही चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये तो होना ही चाहिए। स्पेसिफिक जैसे कि मुझे 1 साल में मतलब इतना अच्छे से पढ़ना है कि मैं मेरे मार्क्स में इंक्रीज हो जाए, मेरा मार्क्स इतना हो जाए 80 से 90 95 इतने % हो जाए, या मैं अभी इतनी सैलरी कमाती हूँ तो 1 साल बाद मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए, ऐसे करके जो स्पेसिफिक होता है। और दीर्घकालीन यानी कॉमन है, इतना तो करना ही है कि मेरे पास अच्छे से मतलब घर होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ये सब होना चाहिए। कॉमन गोल है, यानी ज़्यादातर जो हर देशों में होता ही होता है। स्पेसिफिक समझ गए? अल्पकालीन यानी स्पेसिफिक गोल है, ये विशिष्ट योजना होती है। ये क्या होती है? विशिष्ट योजना होती है। स्पेसिफिक कर दिया इसको ने कि हाँ ये एक स्पेसिफिक योजना है कि इसको 5 साल में अचीव करना ही करना है। कॉमन यानी ये तो अचीव होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो हमेशा होता ही है। अब है दीर्घकालीन के क्या उद्देश्य है? दीर्घकालीन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? यानी जो कॉमन है, कौन सी योजना की बात कर रहे हैं हम? ये
जो कॉमन है, यानी कि ये तो अचीव होना ही चाहिए। तो देखो कॉमन में सबसे पहला क्या है, जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि होगी तभी तो, देखो जीडीपी में वृद्धि कैसे हो सकती है, इसका मतलब है हमारा उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि होगा तो धीरे 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 उत्पादन वृद्धि होगा तो धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि बढ़ने लग जाएगी। इन सबको क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होना। ठीक है, यानी कि उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी, और जीडीपी में वृद्धि होगी तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है जीडीपी में वृद्धि किस पे डिपेंड करती है कि संसाधन में वृद्धि होना चाहिए। यानी हमारे देश में इतने संसाधन की तुम खोज कर दो, इतने संसाधन की खोज कर दो कि जीडीपी में वृद्धि हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है ताकि जीडीपी में वृद्धि हो जाए। ओके, जीडीपी में वृद्धि यानी जीडीपी को गति प्राप्त हो जाए। अब देखो पूर्ण रोजगार हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, सभी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। सभी व्यक्ति कौन, जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक नहीं आया तो उसको रोजगार मिले या ना मिले, उस पर नहीं फर्क पड़ता। जो काम करने के लिए इच्छुक है, जो इच्छा रखता है कि हाँ मुझे काम करना है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। सभी को विकास की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए कि हाँ सभी को, ये नहीं कि कोई अलग से छूटा हुआ, नहीं, सभी को हिस्सा लेना है और सभी को उसका लाभ भी देना है। ये नहीं कि हिस्सा तो सभी ने लिया और लाभ तुमने किसी गिने चुने व्यक्ति को दे दिया, नहीं, हिस्सा सभी ने लिया तो सभी को लाभ दो, बराबर बराबर दो। ठीक है, सामाजिक न्याय के साथ विकास प्राप्त करना। अब देखो न्योचित वितरण, यानी कि इक्वल चीज़ों को बांटे, केवल मुट्ठी भर धनी लोगों को मत दे दो, सभी को बांटना है, इक्वल बांटना है। ओके, सभी को इक्वल मिलना चाहिए, नहीं कि तुम धनी वर्ग को दे रहे तो और धनी बन गए, निर्धन लोग और निर्धन बन गए, जिससे उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, वो जी नहीं पा रहे, वो जीविका ही नहीं चला पा रहे। तो हमें लाभ को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है, किसी गिने चुने वर्गों तक नहीं पहुंचाना है, जिससे देश में समानता ना बने। इसलिए हमें सामाजिक समानता को बनाए रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा आधुनिकरण। आधुनिकरण का मतलब क्या होता है, नवीनतम तकनीक को अपनाना, नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना, न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना। न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी अपनाओगे तभी तो खेती में वृद्धि हो रही है, फैक्ट्रियाँ में वृद्धि हो रही है। खेती में वृद्धि किसके थ्रू हो रही है, HYV बीज के थ्रू हो रही है, ट्रैक्टर के थ्रू हो रही है, हरित क्रांति आई, ये सब किसका उदाहरण है, आधुनिकरण का उदाहरण है। जो IT सेक्टर में इतना ज़्यादा जो वृद्धि हुई है, जैसे कंप्यूटर, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, इन सब चीज़ों में जो वृद्धि हो रही है, आधुनिकरण हो रहा है वो। और आधुनिकरण का मतलब तो होता है टेक्नोलॉजी में भी वृद्धि करना, और एक आधुनिकरण का मतलब होता है समाज में भी आधुनिकरण होना चाहिए। समाज यानी समाज को भी कुछ बदलना चाहिए। समाज में जैसे कि वुमेन और मैन दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, नहीं कि हम भेदभाव कर रहे हैं, दोनों के बीच में समाजीकरण यानी समाज में भी आधुनिकरण होना चाहिए। ठीक है, हमें समाज में भी करना है और आधुनिक यानी कि मॉडर्न तो होना ही है, टेक्नोलॉजी के भी हिसाब से और समाज के भी हिसाब से, यानी सामाजिक दृष्टिकोण के भी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर का मतलब होता है हमें किसी की सहायता नहीं लेनी है, हमें अपने आप मतलब इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, अगर हमें अपनी कमियां पता लगाने की, अच्छा हाँ हम हमारी कमियां ये है क्योंकि हम बाकी लोगों पे इस चीज़ के लिए डिपेंड है। जैसे हमारा देश पहले मतलब खाद्य के लिए यानी कि खाने पीने की चीज़ों के लिए किसी और पे डिपेंड था, तो अब हम नहीं, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम अपनी सामान खुद बनाते हैं, अपने आप ही खाद्य योग्य वस्तुएं बनाते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, 1965 में USA ने, जब हमारा और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो USA ने हमें धमकी दे दी, अगर आप युद्ध से वापस यानी आपने युद्ध को नहीं रोका तो हम आपको खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब गाइस मैं अपना लेक्चर यहाँ पे फिनिश करती हूँ। बाकी के पार्ट्स जो बाकी के आगे का जो चैप्टर है उसका एक पार्ट बनेगा, वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक और पार्ट में। मैं एम करती हूँ कि मेरी वीडियोस में एटलीस्ट 50 लाइक आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर्स हो सकते हैं उतना ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट होगा। तो गाइज़ मैं जल्द से जल्द आपके लिए और चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, अकाउंट्स के भी बनाऊंगी, बिजनेस के भी एंड इको के भी। एंड मैं आई होप ये वीडियो में आपको ये वीडियो फटाफट समझ आ गई होगी। एंड नेक्स्ट जो आगे के जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, उतने ज़्यादा टफ नहीं है, और ऐसे जल्द से जल्दी हम बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है गाइज़, बाय गाइज़।